हेलो नहीं सोल्जर्स। तो बेटा आप लोग का मेरे पास कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहा था कि सर वो जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर वाला क्वेश्चन आया है गेट 2026 मैकेनिकल में, सर उसके आंसर की क्या है। तो बेटा मैं आपके सामने आ चुका हूं डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर, इनफैक्ट फर्स्ट सॉल्यूशन ऑन इंटरनेट लेकर। शायद अभी तक किसी ने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो मैं आपको देने वाला हूं सबसे पहले सबसे सटीक सॉल्यूशन। तो यार मैंने अपने बहुत सारे नेगी सोल्जर से बात करी, व्हाट्सएप पर बात करी, कॉल पर बात करी, और फाइनली मेरे पास पूरा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं। ये जो दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं दोनों का ही जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, जो हॉट सरफेस है, मान लो सरफेस 1, उसका टेम्परेचर 1000 केल्विन है। टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिविटी 0.4 है। जो कोल्ड सरफेस है उसके बारे में उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी है कि ये जो कोल्ड सरफेस है वो इंसुलेटेड है। अच्छा, उसने एक व्यू फैक्टर दिया है हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस का, यानी कि बेसिकली उसने F122 दिया है 0.2। अच्छा, जिस सराउंडिंग में ये दोनों सरफेसेस रखी हैं उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि Q.1 यानी कि जो हॉट सरफेस से हीट लॉस रेट है उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। चलो सबसे पहले तो यार मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन आया कहां से है ना। ये क्वेश्चन आया कहां से है, क्योंकि अभी तक तो आपको यही समझ में नहीं आया होगा कि ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का। मतलब रेडिएशन का तो है, बट रेडिएशन में किस टॉपिक का है। रेडिएशन तो चैप्टर का नाम हो गया, बट किस टॉपिक का है। तो मैं आपको सब बता देता हूं कि ये कहां से आया है, किस टॉपिक का है। देखो यार, ये मेरे प्लस क्लास के नोट्स हैं, आप देख सकते हो। अनअकैडमी का लोगो भी आपको ऊपर में दिख रहा होगा, है ना। तो यस, टॉपिक है री रेडिएटिंग सरफेस। मेरे बच्चों ये री रेडिएटिंग सरफेस का क्वेश्चन है, और मैंने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि भाई री रेडिएटिंग सरफेस क्या होती है ना। पूरा हर चीज एक्सप्लेन किया। अब यहां पर आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो इंसुलेटेड सरफेस है, आप बोल रहे हो री रेडिएटिंग सरफेस। तो मैंने क्लास में बहुत क्लियरली बताया था कि जब रियल सरफेसेस वेल इंसुलेटेड होती हैं तो नेग्लेक्टिंग कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ऑन द रेडिएटिंग साइड वी कैन एज्यूम दे आर बिहेविंग एज री रेडिएटिंग सरफेस। देखो मैंने यहां लिखा भी है, क्लास में जो मैंने नोट्स दिए ना वहां मैंने लिखा भी है, री रेडिएटिंग सरफेस इज क्लोजली अप्रोच्ड बाय रियल सरफेसेस दैट आर वेल insulated on one side, basically non-radiating side, and for which convection effects can be neglected on the opposite side, basically radiating side. तो जो insulated सरफेस है ना वो बेसिकली रे रेडिएटिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रही होगी। और देखो मैंने हर चीज क्लास में करवाई है। Q.1 कैसे निकालना है, पूरा थर्मल सर्किट बनवाकर Q.1 की इक्वेशन बनवाई है, और यही तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा था। वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना वो बेसिकली यही पूछ रहा है, वो बेसिकली यही पूछ रहा है। मैंने तो क्लास में सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने रे रेडिएटिंग सरफेस का टेम्परेचर भी निकलवाया है। सर आपने थ्योरी तो पढ़ाई है, क्या आपने क्वेश्चंस भी करवाए हैं? बिल्कुल करवाए हैं, बिल्कुल करवाए हैं, बिल्कुल करवाए। ये देखो, साइड वॉल्स आर री रेडिएटिंग सरफेसेस, करवाया है, करवाया है, करवाया है। किस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकालते हैं वो पूरा सिखाया है, यही तो पूछा था उसने, यही तो पूछा था उसने। ये देखो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस निकाल कर दिखाएं। बाद में हमारे पास यहां पर ये मेरे ख्याल से ये कहां है, आर इक्विवेलेंट, ये आ गया, दिस इज आर इक्विवेलेंट, यही उसने पूछा था। यहां तक कि मैंने साइड वाल का टेम्परेचर भी निकलवाया। सर क्वेश्चन में तो वेल इंसुलेटेड था, आपके क्वेश्चन में तो सर री रेडिएटिंग है। एक और क्वेश्चन देखो क्लास का, द राइट साइड सरफेस इज वेल इंसुलेटेड एंड बिहेव्स लाइक री रेडिएटिंग सरफेस। ये देखो यहां पे सरफेस इंसुलेटेड है। बेटा आएगा नोट से ही, है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो लोग मेरे से प्लस पे पढ़े थे वो क्यों बोल रहे थे कि सर बहुत आसान क्वेश्चन आया है रेडिएशन का, और बाकी जो लोग मेरे से नहीं पढ़े थे उनको हवा ही नहीं लग रही थी कि करना क्या है, हवा ही नहीं लग रही थी करना क्या है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं डेप्थ में पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो।
डेप्थ में पढ़ो। ये देखो पूरा करवाया है क्लास में, एक एक चीज डिस्कस, ये देखो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस निकालकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सब सिखाया है, सब सिखाया है। सर ये तो नोट्स हैं, क्लास में आपने पढ़ाया है कैसे मान लें? अरे वीडियो दिखा दूंगा तो मान जाओगे ना, वीडियो दिखाऊंगा तो मानोगे। रेडिएटिंग सरफेस वो सरफेस होती है जिसके लिए नेट रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन एनर्जी लीविंग या फिर रिसीव्ड इज जीरो। रीरेडिएटिंग सरफेस वो सरफेस है जिसके लिए नेट टू, ये देखो ये पूरा बताया 3 सरफेस एनक्लोजर के लिए किस तरीके से करना है। ये देखो लिखा भी है, यहां पर पूरा लिखा है। हीट ट्रांसफर वो फेस है पॉइंट, पूरा लिखा है एक एक चीज। टेंपरेचर वाली सरफेस रीरेडिएट कैरेक्टराइज्ड बाय जीरो नेट रेडिएशन एनर्जी leaving the surface or received by surface. Re-radiating surface is closely approached by real surfaces that are well insulated on one side and for which convection effects can be neglected on the opposite in bracket radiating side. हर चीज है। नॉन रेडिएटिंग प्रॉब्लम्स भी दिखाता हूं आपको। आर स्पेस ये देखो पूरा निकालना सिखाया। ये देखो ये रहा प्रॉब्लम, ये रहा प्रॉब्लम है ना, ये रहा प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम दिखाता हूं आपको। इस वाले A2 राउंड अप यहां पर है। ये रहा, लेट अस सपोज जो लेंथ है फर्नेस की नॉर्मल टू स्क्रीन, उसको मैं W से रिप्रेजेंट कर, लेट अस सपोज जो लेंथ है, लेट अस सपोज जो लेंथ है फर्नेस की नॉर्मल टू स्क्रीन, उसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो 1 into W, तो A1 is 1 into W नहीं है। एवरीथिंग बेटा आई एम हैप्पी टू शेयर इस बार 2026 मैकेनिकल में एक एक क्वेश्चन नोट से आया है, एक एक क्वेश्चन नोट से आया है। EB2 ये देखो है ना, मैक्स जाहिर सी बात है क्वेश्चन आप कर लेना, ये क्वेश्चन आप कर लेना, मतलब एग्जैक्टली सेम है, पढ़ लो। यहां से सॉल्व करके T3 कितना आ गया। चलो अब आते हैं जो क्वेश्चन गेट 2026 मैकेनिकल में आया है उस पर। ठीक है, देखो यार कुछ इस तरीके से थर्मल सर्किट बनता है, कुछ इस तरीके से थर्मल सर्किट बनता है। इफ वी आर हैविंग 3 सरफेस एनक्लोजर, आपको पता है कुछ इस तरीके से थर्मल सर्किट बन रहा होगा। नाउ जो सरफेस 2 है वो हमारी री रेडिएटिंग सरफेस है, और जो सरफेस 3 है वो बेसिकली सराउंडिंग है ना। तो अगर सरफेस 2 री रेडिएटिंग सरफेस है तो आपको पता है इंसुलेटेड है ना, तो री रेडिएटिंग सरफेस है, आपको पता है Q.2 विल बी 0, और जैसे ये Q.2 0 हुआ J2 will be equal to EB2. On the other hand, surrounding is surface 3 and आपको पता है surrounding will be behaving as black body. Black body के लिए surface resistance 0 होता है, तो यहां पर क्या होगा J3 will be equal to EB3, यानी कि जो थर्मल सर्किट बन रहा होगा वो फाइनली कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। J2 is equal to EB2, J3 is equal to EB3। अब ध्यान से सुनो, दोनों ही केसेस में J is equal to EB, बट कारण अलग अलग है। यहां पर कारण ये है कि जो सरफेस 2 है वो वेल इंसुलेटेड है,
री रेडिएटिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रही है, उसके लिए Q डॉट 0 है, Q डॉट 2 0 है, जिसकी वजह से J2 इज इक्वल टू EB2 हो गया। यहां पर J3 इज इक्वल टू EB3, उसका कारण अलग है इससे। यहां पर सराउंडिंग इज बिहेविंग एज ब्लैक बॉडी, सरफेस रेजिस्टेंस इज 0, जिसकी वजह से J3 इज इक्वल टू EB3 हो रहा है। अब यार अगर ये थर्मल सर्किट बनाना आपको आता है तो क्या इसमें आपको ये चीज नजर नहीं आ रही है कि भाई ये दोनों थर्मल रेजिस्टेंस R स्पेस 122 R स्पेस 223 ये दोनों सीरीज में है? बिल्कुल ये दोनों सीरीज में है। और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या R स्पेस 13 के पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। एंड देन फाइनली यहां पर जो भी आएगा दैट इज इन सीरीज विद R सरफेस 1, दैट इज इन सीरीज विद R सरफेस 1। और आपको पता पैरेलल के लिए कैसे करते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब R1 R2 अगर पैरेलल में है तो आप ऐसा लिखते थे ना, तो R इज इक्वल टू क्या आता था, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यही वो पूछ रहा है मेरे बच्चों, यही इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस वो पूछ रहा है। कितना आसान है यार निकालना, कितना आसान है निकालना। देखो अगर R स्पेस 122 R स्पेस 223 अगर ये सीरीज में है तो दोनों का मेरे पास कंबाइंड कुछ ऐसा आ जाएगा, R स्पेस 122 प्लस R स्पेस 223। यस, अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है तो इन तीनों का नेट क्या आएगा फाइनली मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा ना, ये दोनों तो सीरीज में थे तो ये इंटू ये डिवाइडेड बाय ये प्लस ये, है ना। नाउ वट एवर दिस वी आर हैविंग, इन तीनों का इक्विवेलेंट वी आर हैविंग, दैट इज इन सीरीज विद R सरफेस 1। तो यहां पर प्लस में R सरफेस 1 आ गया। और यही उसने पूछा था कि बताओ भाई टोटल R इक्विवेलेंट कितना है। R सरफेस 1 कैसे निकालोगे, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय A1 एप्सिलॉन 1, ये आ गया 1.5 मीटर पावर माइनस 2, है ना। R स्पेस 122 कैसे निकालोगे, 1 बाय A1 F12, ये आ गया 5 मीटर पावर माइनस 2, है ना। R स्पेस 223 कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको F223 चाहिए होगा। तो पहले आपने समेशन रूल लगाया और फिर आपने रेसिप्रोसिटी रूल लगाया, वहां से F223 आपका 0.8 आ गया, यहां से आपका R स्पेस 223 आ गया 1.25 मीटर पावर माइनस 2। R स्पेस 123 के लिए आपको F123 चाहिए होगा, वो पहले आपने समेशन रूल लगाया, यहां पर तो सिर्फ समेशन रूल लगाओगे वहीं से मिल जाएगा F123 0.8, ये आ गया 1.25 मीटर पावर माइनस 2, बस दैट्स इट। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका जो R इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो 2.5417 मीटर पावर माइनस 2 आ रहा होगा। अगर उसने अप टू 1 डिजिट सिंगल डिजिट अप टू 1 डिजिट आंसर मांगा है तो आंसर इज 2.5, अगर राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस पूछा है तो 2.54 आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेप्थ में पढ़ने का क्या फायदा है। डायरेक्ट नोट्स से क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए मैं हमेशा जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है हमेशा डेप्थ में ही पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है यार देखो बच्चों को डेप्थ कंटेंट की ब्यूटी तभी समझ में आएगी जब पेपर डिफिकल्ट आएगा। जब तक पेपर इजी है, हलवा है, आप कोई सब्जेक्ट 80 घंटे में पढ़ो, 120 घंटे में पढ़ो, कोई डिफरेंस आपको समझ में आएगा ही नहीं आएगा। जिस दिन पेपर डिफिकल्ट आएगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि डेप्थ कंटेंट की क्या ब्यूटी। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं शायद जितना मुझे आइडिया है, शायद ये जो री रेडिएटिंग सरफेस का टॉपिक है ये मेरे अलावा पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि आज तक कभी पूछा ही नहीं ना, आज तक कभी गेट एग्जाम में री रेडिएटिंग सरफेस पर किसी ने मतलब कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, तो किसी ने बॉदर भी नहीं किया, भाई जो आ रहा है वो पढ़ाते हुए चलो। लेकिन मुझे था कि जिस दिन री रेडिएटिंग सरफेस से क्वेश्चन पूछा, जिस दिन इंसुलेटेड सरफेस से क्वेश्चन पूछा, मेरे नेगी सोल्जर्स से बनना चाहिए, जिन्होंने मेरे से अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा है उनसे बनना चाहिए, और वही हुआ है। मेरे बहुत सारे नेगी सोल्जर्स हैं जो बोल रहे हैं कि सर थर्मल फ्लूइड में तो फोड़ दिया सर सब कुछ क्लास के नोट्स। और आप देख रहे हो ना यार, जिस क्वेश्चन को आप ये समझकर चल रहे थे कि यार ये तो पता नहीं क्या ही बवाल आ गया, ये तो पता नहीं क्या ही आ गया, नेगी सर ने क्लास के नोट्स में, क्लास के वीडियो में दिखा दिया है। चलो अब आए हो तो कुछ सीख कर जाओ। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी Q.1, व्हाट इज द हीट लॉस रेट
फ्रॉम हॉट सरफेस, तो क्या करोगे आप इसको लिख रहे होंगे, देखो मैंने यहां लिखा भी एक्सप्रेशन, मैं आपको दिखा देता हूं। क्यू डॉट वन विल बी बेसिकली, देखो आप EB1 एंड EB3 के बीच में लगाओगे तो ये हो जाएगा क्यू डॉट वन इज इक्वल टू EB1 माइनस EB3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन EB1 एंड EB3। तो EB1 माइनस EB3 कैसे लिखोगे, सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T3 की पावर 4, आपका सिग्मा बाहर है, ये R इक्विवेलेंट हो गया। तो R इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है, सिग्मा आपको पता है 5.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, T1 की पावर 4 माइनस T3 की पावर 4, यहां से आपको Q डॉट 1 मिल जाएगा। अच्छा चलो मैं आपसे बोलूं कि वो जो इंसुलेटेड सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना होगा, वो भी निकाल सकते हो। फाइंडिंग ऑफ T2, इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए की कॉन्सेप्ट ये है कि Q डॉट 2 जीरो है, और अगर Q डॉट 2 जीरो है, अगर Q डॉट 2 जीरो है तो समझना मेरे बच्चों, अगर Q डॉट 2 जीरो है तो नेट रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन 1 and 2 must be equal to net rate of radiation heat transfer between 2 and 3, यानी कि Q डॉट 1 to 2 is equal to Q डॉट 2 to 3। यहीं से ही आपको T2 मिलेगा यहीं से आपको T2 मिलेगा। अब Q डॉट 1 to 2 क्या होगा, मैं आपको यहां समझाता हूं। Q डॉट 1 to 2 क्या होगा, ध्यान से देखो, Q डॉट 1 to 2 होगा ये है ना Q डॉट 1 to 2, तो J1 माइनस J2 डिवाइडेड बाय R स्पेस 1 to 2। अगर मुझे Q डॉट 2 to 3 लिखना है तो कैसे लिखूंगा, J2 माइनस J3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, R स्पेस 2 to 3, R स्पेस 2 to 3, बस यही आपको करना है। अब देखो यार, जो सरफेस 3 है वो सराउंडिंग है, दैट इज बिहेविंग एज ब्लैक बॉडी, तो J3 विल बी इक्वल टू EB3। एट द सेम टाइम आपको पता है सरफेस 2 इज री रेडिएटिंग सरफेस, इंसुलेटेड सरफेस है, री रेडिएटिंग सरफेस है, तो J2 विल बी इक्वल टू EB2। और यहां से अब आप निकाल लोगे, अगर आपको J1 मिल जाए, है ना, अगर आपको किसी तरीके से J1 मिल जाए तो डेफिनेटली विल बी एबल टू फाइंड T2। तो ये एक्सप्रेशन मैंने बना दिया है, बट अभी हमको J1 चाहिए। अब J1 कैसे मिलेगा, अब J1 कैसे मिलेगा, J1 यहां से मिलेगा। Q डॉट 1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो Q डॉट 1 क्या होगा अगर मैं इन दोनों के बीच में लगाऊं, EB1 माइनस J1 डिवाइडेड बाय R सरफेस 1, यहां से आपको J1 मिल जाएगा, यहां से आपको J1 मिल जाएगा। J1 जैसे मिला सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो मेरे बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूं, प्रिपेयर फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर। जो आपके दिमाग में रहता है ना कि सर छोटा सा कोर्स कहीं से मिल जाए, यही हाल होगा, यही हाल होगा, एक साल और प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो यार, जिस हिसाब से 2026 मैकेनिकल का पेपर आया है, मैं आपको सही बता रहा हूं, डेप्थ में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, आपको डेप्थ में उतरना पड़ेगा। मतलब समझो यार 2025 में मैकेनिकल में एकमात्र क्वेश्चन आया था जो थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक लगा था, लेवल का लगा था, वो 3 सरफेस एनक्लोजर वाला था। सोचो मतलब जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में क्या रहा होगा, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होगा। 2026 में भी उसने 3 सरफेस एनक्लोजर का ही क्वेश्चन दिया है, और इस बार उसने री रेडिएटिंग सरफेस इंक्लूड कर दी। अब जिनको पता है कि री रेडिएटिंग सरफेस के साथ कैसे डील करना है, उन्होंने क्वेश्चन बना लिया होगा। अब पूरे इंडिया में मैं बोल रहा हूं, फिर पूरे इंडिया में री रेडिएटिंग सरफेस मेरे अलावा शायद ही कोई पढ़ाता होगा, क्योंकि अभी तक आया नहीं ना क्वेश्चन, अभी तक आया नहीं ना क्वेश्चन वहां से, तो क्यों पढ़ाएंगे। अब आ गया, अब सब पढ़ाएंगे, अब आ गया, अब सब पढ़ाएंगे। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेगी सर नोट्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेप्थ लर्निंग, है ना। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं काफी टाइम लेकर पढ़ाता हूं, बट क्लास में जिस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं अलग ही लेवल के होते हैं। एक भी PYQ मैं क्लास में नहीं करवाता हूं, सारे नए क्वेश्चंस करवाता हूं, सारे के सारे नए क्वेश्चंस करवाता हूं, एक भी PYQ नहीं करवाता, सारे के सारे नए क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चंस होते हैं, जहां से आपकी लर्निंग डेवलप होती है, जहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना। तो यस, इट इज द टाइम नाउ फॉर डेप्थ लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सही टाइम पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बट अगर आप डिले करोगे तो वही फिर आप सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ के जाओगे, नहीं होगा अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में। देखो मैं क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्वालिफाई तो आप कर ही लोगे,
बट क्या आपका एम सिर्फ क्वालिफाई करना है? नहीं ना, आपका एम एक बढ़िया परफॉर्मेंस करके जो भी अच्छा मिल सकता है, फिर चाहे वो पीएसयू है, आईआईटी बैंगलोर है, आईआईटी बॉम्बे है, उसको पाना है ना। तो उसके लिए आपको एक लेवल अप जाना ही पड़ेगा, और वो एक लेवल अप आप जाओगे मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर। मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर, जहां पर मेरे पास पूरा फ्रीडम है कि मुझे जो पढ़ाना है मैं वो पढ़ाऊं, जितनी डेप्थ में जाना है उतनी डेप्थ में जाऊं। तो मैं 20 तारीख यानी कि कल ओरिएंटेशन सेशन ले रहा हूं 2027-28 का, मिस मत करना। कोड एक ही है, नेगिटन लगाओ और अनअकैडमी प्लस पर आ जाओ। कहां आपको नेगिटन लगाना है मैं आपको यह भी बता देता हूं। कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, कुछ इस तरह, यस हेयर, यहां पर आप नेगिटन लगाएंगे। जैसे ही आप नेगिटन लगाएंगे आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल जाएगा, 12 + 1 टोटल 13 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 9999 का। और आज ऑफर की लास्ट डेट भी है, मिस मत करना। आज ऑफर की लास्ट डेट भी है, मिस मत करना। एंड यस, प्राइस हाइक इज फ्रॉम 22 Feb। ओ माय गॉड, मिस नहीं करना है ना। क्यों आपको फिर एक्स्ट्रा पैसे देकर सब्सक्रिप्शन लेना? जिनको लेना है आज ही ले लो और कल मेरा ओरिएंटेशन सेशन ज्वाइन कर लेना, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।